नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की सुर्खियों की। क्या है खास आज के न्यूज़पेपर में, वो देखेंगे, उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंटली उसके साथ ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ इस एरिया से एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। ठीक है, पहला जो हमारा मेंस का क्वेश्चन था बेसिकली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्जामिन इट्स रेलेवेंस फॉर अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया एंड चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना था। मैंने आपको बोला था कि अगर आप 250 वर्ड्स में आंसर नहीं लिख पा रहे हैं ऑन दिस, तो आप शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में भी मुझे ये आंसर समझा सकते हैं। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की है। देखिए, मैं आप सभी को बोलूँगी कि कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाबी दिलाती हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें थी इस क्वेश्चन में जो आपको मस्ट इंक्लूड चीज़ें थी। देखिए, आपको पता है किसी भी आंसर का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है इंट्रो, ठीक है, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, और जो इस अप्रोच हमें इस आंसर में अपनाना था उसमें ये था कि इंट्रो में आपको बात करनी थी अबाउट यूसीसी होता क्या है उसके बारे में, देन आपको बॉडी पार्ट में बात करनी थी उसके रेलिवेंस और चैलेंजेस के बारे में, और कंक्लूजन में फिर आपको कंक्लूड करना था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे मुझे लगे जो मस्ट मेंशन होने चाहिए थे इसमें। पहला है हमारा, सबसे पहले आपको ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए था, चाहे वो इंट्रो पार्ट में आप कर देते या बॉडी पार्ट में कर देते, कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ इन दी मॉडर्न सिविलाइजेशन या कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा यूसीसी है और जो रिलीजन है, इन दोनों को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे। और क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि दूर दूर तक जो है हम जिस फ्रेमवर्क में हमारा देश चलता है उसमें देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ। ठीक है, दूसरी चीज मुझे लगा कि आप लोगों को शाह बानो केस और सरला मुदगल केस, जो कल मैंने समझाते टाइम भी आपको बताया था, इन दोनों केसेस का रेफरेंस डालना चाहिए था, और जरूर डालिएगा। जो लोग आगे भी इस आंसर को लिख रहे हैं, प्लीज मेंशन दीज 2 केसेस एटलीस्ट। आप एक्स्ट्रा केसेस भी मेंशन कर सकते हो, आप ट्रिपल तलाक को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और जहां आप कंक्लूजन लिख रहे हैं वहां पर आप रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन बता सकते हैं जो यूसीसी के रिगार्डिंग आई थी। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप कंक्लूजन में भी ट्रिपल तलाक को स्टेट कर सकते हैं, वहां पर उसका रेफरेंस दे सकते हैं। बट रिमेंबर, आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा पॉजिटिव नोट पर एंड होना चाहिए, और यहाँ भी ट्रिपल तलाक का रेफरेंस देने के साथ साथ आप अपने आंसर को थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में एंड अप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और बहुत बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, काफी स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट। ठीक है, तो वेरी गुड आप लोगों को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ वेरी गुड अटेम्प्ट। जो हमने कल यूसीसी का पूरा जो न्यूज़ था उसको कवर किया था, जब हमने उसमें समझा था, तो अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से समझा होगा उस न्यूज़ को, तो आप बड़ी आसानी से ये स्टेटमेंट एक्सक्लूड कर सकते हैं, निकाल बाहर कर सकते हैं, और यही आप लोगों ने किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी 1 and 3। ठीक है, स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, वाई 2 इज रॉन्ग। और ये हमने कल इसके जो भी इन स्टेटमेंट्स में गिवन है वो हमने बहुत डिटेल में कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किन किन बच्चों ने क्या क्या आंसर किया है, उसको रिव्यू करते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहले पूजा गुप्ता का मैं आंसर उठाना चाहूंगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से एक ड्राफ्ट मेंशन किया, जिससे मुझे आइडिया लग गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड पूजा, कीप इट अप, ऐसे ही आंसर लिखते रहो और कोशिश करना मत छोड़ना एक अच्छा आंसर लिखने, क्योंकि अभी जो आपके अच्छे आंसर्स हैं वो आपको मेंस में एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे औरों के कंपैरिजन में, जो कि शायद अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है पूजा, तो आपने, जैसा कि मैंने अभी आपको अप्रोच बताया था, बिल्कुल ठीक उसी अप्रोच से आप चले हो। सबसे पहले आप इंट्रो में आप बता दोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। मैं समझ रही हूँ कि ये एक एप्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो अप्रोच वाइज है, राइट, बट अच्छा है। ठीक है,
दूसरा आपने रेलिवेंस बताया है इसका, देन आपने चैलेंजेस भी बताए हैं बुलेट पॉइंट में, देन वे अहेड बताया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, तो इसके लिए आपको +1 भी मिल सकता है। और तीसरी चीज़ कंक्लूजन में आपने बात की है, ठीक है। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके अप्रोच के साथ जो मस्ट गिवन पॉइंट्स होने चाहिए वो भी इनमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वेरी गुड, कीप इट अप, और ऐसे ही आंसर लिखते रहो, एटलीस्ट ड्राफ्ट बना के रखते रहो सो दैट आपको रिवीजन टाइम पे भी आसानी रहेगी। और जो MCQ का आंसर है उसका आपने आंसर भी दिया है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेख ने भी आंसर लिखा है, एक ड्राफ्ट हमें भेजा है छोटे में। उन्होंने बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो कौन कौन से एरियाज कवर करता है, देन आर्टिकल 44 के बारे में बताया है। अच्छा है शेख, आपने एक इंट्रो जो है हमें बताया है, बट इसमें जो और चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो है ड्रॉबैक्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, ठीक है, और उसके साथ साथ कि क्या उसका जो इम्पोर्टेंस है आप कह सकते हो, या और जो चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स के थ्रू आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो रेलिवेंस कीवर्ड है यहाँ पर एक, और दूसरा है चैलेंजेस, ठीक है, तो ये दोनों आपको समझाने हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको मस्ट इंक्लूड पॉइंट्स बताए, देन आर्टिकल भी आप इसमें और भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस ले सकते हैं, लॉ कमीशन का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। इंट्रो के हिसाब से देखें तो आपका ठीक है, सही है, बट कोशिश करिए इसे और अपनी लैंग्वेज में लिखने की। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करिएगा, नेक्स्ट टाइम जो भी आपको क्वेश्चन मैं दूंगी उसे कोशिश करिएगा खुद की भाषा में लिखने की, ठीक है। और इसके अलावा आपने MCQ का आंसर बी दिया था, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और आपने ये भी पूछा था कि UCC के ड्रॉबैक क्या होंगे, जो हर्डल्स हैं वही होंगे, एग्जैक्टली जो हर्डल्स हैं उनको ही चेंज करके आपको ड्रॉबैक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और आप रेफरेंस के लिए अगर चाहें तो पूजा का आंसर भी देख सकते हो। देन अली हैदर ने भी बी आंसर किया है, वेरी गुड। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से अबाउट हु केम और हु एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज फर्स्ट। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, सुभाष, पूजा एंड शेख ने, सभी ने पोर्चुगीज दिया है, सही है, ठीक है। तो चलिए ये थे कल के हमारे कवरेज का। आज हम बात करेंगे और चलते हैं आज की सुर्खियों पे, देखते हैं क्या है आज की न्यूज़। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आज की है वो ये कि इसरो ने 3 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में डाली हैं PSLV C52 के तहत, ठीक है। 2021 को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग माना गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्सेसफुल लॉन्च देखने को मिला था 2021 में, और फाइनली इसरो जो है वो तैयार है 2022 मिशन के लिए। और 2022 में काफ़ी नई ये उम्मीद की जा रही कि काफ़ी सारे जो ऑर्बिट स्केल में सैटेलाइट्स लॉन्च होने की संभावना है विद द न्यू चेयरमैन S सोमनाथ जी के साथ, ठीक है। और कुछ दिन पहले भी हमने सोमनाथ जी के जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी हमने ये न्यूज़ कवर की थी, और उस टाइम पे हमने बताया था कि कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पे वो खासली फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, और इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। जो हाईलाइटेड पार्ट है आप आर्टिकल में देख रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ करके हमने आपके लिए ये चीज़ तैयार की है, तो देखते हैं और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बात की गई है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, जिसे कि भेजा गया है PSLV C52 मिशन के तहत, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहले EOS-04 को समझने से पहले ये समझेंगे कि भाई ये EOS क्या होता है। तो देखिए, EOS को हम अर्थ रिमोट सेंसिंग भी कह सकते हैं या अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जो कि एक सैटेलाइट है जिसका यूज किया जाता है फॉर डिजाइनिंग अर्थ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दी ऑर्बिट, ठीक है। और इसके तहत स्पाई सैटेलाइट्स भी आती हैं जो कि सिमिलरली ही बनी होती हैं, और उनका इंटेंशन होता है, बेसिकली जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है नॉन मिलिट्री यूजेस के लिए, जैसे कि आप एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कह लो, मीटियोरोलॉजिकल कार्टोग्राफी यूजेस के लिए कह लो, या और किसी प्रकार के यूजेस के लिए कह लो। ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो कि इमेजेस लेती हैं एनालॉगस टू एरियल फोटोग्राफ्स, ठीक है। और कुछ EOS जो हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है रिमोट सेंसिंग में विदाउट फॉर्मिंग पिक्चर्स, जैसे कि GNSS रेडियो ऑकल्टेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो इस टाइप की भी सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती हैं, किसके तहत,
EOS सिस्टम के तहत। ठीक है, चलिए आइए और चीज़ों को समझते हैं। ये एक न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में अगर आप देखोगे तो फ्रंट पेज पे ये इमेज आपको मिलेगी जिसमें बताया गया है अबाउट द फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022। इसे हम एक माइंड मैप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। देखिए 3 सैटेलाइट्स भेजी गई हैं ओके, इस मिशन के थ्रू, इस स्टेप के थ्रू। पहली है हमारी EOS-04, ठीक है, जिसका वेट है लगभग 1710 kg और मिशन लाइफ इसकी 10 ईयर्स की मानी जा रही है। ठीक है, दूसरी हमारी सैटेलाइट है InspireSat-1 जिसका वेट है 8.1 kg और इसकी मिशन लाइफ लगभग 1 kg की है। और तीसरी है हमारी INS-2TD जिसका वेट लगभग 17.5 kg का है और इसकी मिशन लाइफ 6 मंथ्स की है। अब अगर हम बात करें EOS-04 की, सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए EOS-04 जो है ये 4th है इन द सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है अंडर द न्यू जेनेरिक नेम ओके, और इसको डिजाइन किया गया है सो दैट इट कैन प्रोवाइड अस विथ हाई क्वालिटी इमेजेस फॉर एप्लीकेशंस। और वो एप्लीकेशंस कहाँ यूज होंगी? वो एप्लीकेशंस हमारी मेनली यूज होंगी एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, प्लांटेशंस में, फूड मैपिंग में, सॉइल मॉइस्चर में या फिर हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, तो इनका कहाँ पर इनका यूज है ये याद रखना है आपको। ठीक, दूसरी चीज जो ये डेटास देंगे वो रिसोर्स सैट, कार्टोसैट, रीसैट 2B सीरीज के जैसे ही होंगे और उन्हें ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं ओके। तो इसका मेन यूज क्या हुआ EOS-04 का? रडार इमेजिंग सैटेलाइट का। ठीक है, और ये एक रडार सैटेलाइट है तो ये क्या करेगी? ये हमें इमेजेस प्रोवाइड करेगी इन चीज़ों के उस पर। ठीक है, कल इसको लॉन्च किया गया था, बेसिकली सेकेंड ऑन द मंडे जो है इसका लॉन्च किया गया था ओके। और इसके अलावा जो है 2 और सैटेलाइट है हमारी, एक है InspireSat-1 और दूसरी है INS-2TD। ठीक है, तो जो InspireSat-1 है उसका मुख्य यूज ये है कि 2 पेलोड्स इन द सैटेलाइट हैं जो कि एम करते हैं टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयनोस्फीयर डायनामिक्स एंड द सन्स कोरोनल हीटिंग प्रोसेस। तो जो दूसरी सैटेलाइट है वो हमें मदद करेगी समझने में सन के कोरोनल हीटिंग प्रोसेस को। ठीक है, और तीसरी सैटेलाइट बेसिकली जो है वो है INS-2TD। उसका क्या यूज है? तो वो हमें हेल्प करेगी एज अ थर्मल इमेजिंग कैमरा, चूंकि उसका जो पेलोड है जो सैटेलाइट का है वो बेनिफिट करेगा असेसमेंट इन दी लैंड सरफेस टेम्परेचर्स, वाटर सरफेस टेम्परेचर या कह लो वेटलैंड और लेक्स में, डेलिनेशन ऑफ वेजिटेशन में, इन सब एरियाज में वो हमें हेल्प करेगा। और ये एक टेक्नोलॉजिकली डिमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है जो कि इसरो की है और ये प्रिकर्सर है टू द इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट जिसका नाम है INS-2B। ठीक है, तो 2TD किसका प्रिकर्सर है? INS-2B का ओके। तो ये थी डिटेल्स ऑफ द लॉन्च की बात करें तो मंडे को हुआ है कि 54th सैटेलाइट को जो फ्लाइट को जो है PSLV की वो लॉन्च किया गया है विद एंड 23rd मिशन लॉन्च हुआ है यूजिंग PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन विद 6 PSOM XLs यानी कि स्ट्रैप ऑन मोटर्स। दूसरी चीज, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ अबाउट लगभग 18 मिनट की फ्लाइट के बाद जो व्हीकल है जो उसमें इंजेक्टेड सैटेलाइट्स हैं उनको इंजेक्ट किया है और अपने अपने ऑर्बिट्स में जो इंटेंडेड ऑर्बिट्स थे वहां पर भेज दिया गया है। तीसरी चीज, जो प्राइमरी सैटेलाइट है EOS-04 की उसे इंटेंड किया गया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो कि 529 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर है, लगभग सुबह 6:17 पर। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां EOS-04 से रिलेटेड। और कौन सी सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च की गई हैं? जैसा कि अभी हमने जाना EOS-04 के साथ साथ InspireSat-1 और INS-2TD। ठीक है, ये राइड करेंगी ऑन द हेवीएस्ट वर्जन ऑफ PSLV रॉकेट इन द अर्ली आवर्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा लॉन्च रेंज। अदर को पैसेंजर्स जो होंगे इसमें वो INS-2TD है जो कि एक टेक्नोलॉजी की डिमॉन्स्ट्रेटर है। ठीक है, इस पे हमने बात कर ली। देखिए 2 देशों के बीच में, भारत और भूटान के बीच में ये साइन किया गया अग्रीमेंट था, स्पेस अग्रीमेंट था लास्ट ईयर और इसका पहला आउटकम जो है वो होगा विद द लॉन्च ऑफ भूटान सैट और INS-2B ऑन अ PSLV रॉकेट। ठीक है,
अभी तक कुल कितनी सैटेलाइट्स मौजूद हैं? तो देखिए इंडिया के पास करंटली 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 21 जो हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली हैं, ठीक है, और जो दूसरी 21 है वो कम्युनिकेशन बेस्ड है। EOS 04 ने जो लॉन्च हुआ है ये 54th हो गई, ठीक है। तो अब एट प्रेजेंट जो टोटल नंबर है वो हो गया हमारा 54th फ्लाइट ऑफ PSLV रॉकेट, और ये 23rd मोस्ट पावरफुल एक्सेल वर्जन है दैट हैज 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, ठीक है। तो ये जानकारियां थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है उसके तहत हमारी जो MHA है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है बेसिकली होम अफेयर्स की, उन्होंने लगभग 54 यानी 54 ऐप्स को बैन कर दिया, चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन किया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये जो 54 ऐप्स हैं बेसिकली ये एक थ्रेट हैं टू द कंट्रीज सिक्योरिटी, ठीक है। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बैन किया था लगभग 200 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस, जिसमें कि पॉपुलर भी थे कुछ, जैसे कि टिकटॉक हो गया, शेयर इट हो गया, MI वीडियो कॉल हो गया, ठीक है, क्लब फैक्ट्री हो गया, कैम स्कैनर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इस बार जो लिस्ट बनी है जिनमें बैन किए गए हैं जो एप्स, वो हैं ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, देन गेरीना फ्री फायर, एल्यूमिनेट, एस्ट्राक्राफ्ट, फैंसी यू प्रो, देन मून चैट एंड बारकोड स्कैनर हो गया, QR कोड स्कैनर हो गया, लीका कैम हो गया। ये सारी जो ऐप्स है लगभग इनको बैन किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि हाउ आर दे बैंड, ठीक है। तो न्यू जो ऐप्स हैं उनको बैन करने के लिए यूज किया गया है इमरजेंसी पावर्स को, जो कि आती हैं अंडर 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो ITA है। ITA एक्ट के तहत ये इंफॉर्मेशंस आती हैं बेसिकली, इसलिए इन्हें बैन किया गया है। ज़्यादातर जो ये ऐप्स हैं हमारी, ये ऑपरेट कर रही हैं एज द क्लोन्स और शैडो ऐप्स ऑफ दोज ऐप्स दैट हैड अर्लियर बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट। यानी पिछले साल जो लगभग 200 ऐप्स बैन की गई थी, उन्हीं की शैडो ऐप के तहत इनको भी यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इनको बैन करना जो है वो मुनासिब समझा गया है, ठीक है। बहुत जगहों पर स्टीलिंग और सीक्रेटली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा जो है अनऑथराइज्ड मैनर में वो चल रहे हैं, सर्वर्स अनऑथराइज्ड मैनर में काम कर रहे हैं, और उनकी जो लोकेशन है वो लगभग आउटसाइड इंडिया है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो ऐप्स हैं ये लार्जली क्या चीज़ इम्पैक्ट करती हैं? ये इम्पैक्ट करती हैं हमारे साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को, यूज़र के साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को, ठीक है। इसलिए इमीडिएट डिसीजन लिया गया कि इन्हें बैन किया जाए, और ये बैन एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न का मुद्दा है, ठीक है। तो क्यों बैन किया गया? बिकॉज इट वॉज पोजिंग अ थ्रेट टू द कंट्रीज सिक्योरिटी। लीगल बेसिस जो है इस ऐप बैन का और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे बैन ऐप के, ये दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें समझना है। तो पहले हम आएंगे लीगल बेसिस पर। तो देखिए जो बैन है उसको एनफोर्स किया गया, मैंने आपको भी बताया कि सेक्शन 69 ऑफ द ITA एक्ट 2000 के तहत, ठीक है। ये एक्ट एम्पावर करता है टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। और ये जो है ये किया जाता है, ये स्टेप लिया जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंस के तहत, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कह लो या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स कह लो, पब्लिक ऑर्डर कह लो, इनके लिए इन स्टेप्स को लिया जाता है। और यही जो कारण है सबसे बड़ा कि क्यों ये ऐप हम बैन कर रहे हैं, इन कारणों के तहत इनको बैन किया गया, इनको प्रिवेंट किया गया कि ये और कुछ भी इन्हें कोई लॉन्च कर सके या इनका यूज हो सके, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होगा इस बैन का, या ये कहें कि आगे जाकर क्या नुकसान हो सकता है हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है इम्प्लीकेशन में इंडियाज ऑफेंसिव। जो ये मूव लिया गया है इसको देखा जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, स्पेशली चाइना द्वारा एज एन एक्सरसाइज ऑफ कोअर्सिव डिप्लोमेसी विद चाइना, ठीक है, जिसमें कि हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होंगे ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑन विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। आपको पता होगा अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक्स को भी बॉयकॉट किया गया था, तो ये उसका एक ये कह सकते हैं कि एक प्लस ऑन मूव हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के जो एम्बिशंस हैं उनको हर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बैन जो है ये चाइना के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस गोल्स को जिसका नाम हम दे सकते हैं
टू बिकम द डिजिटल सुपर पावर ऑफ 21st सेंचुरी के गोल को रोकता है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू देता है, ठीक है। और तीसरी चीज डेटा नेशनलाइजेशन की बात की गई है। ये जो बैन है ये बेस्ड है ऑन द रिकॉग्निशन दैट जो डेटा स्ट्रीमिंग होती है वहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो सब नई करेंसी की तरफ जा रही है ऑफ ग्लोबल पावर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेटा नेशनलाइजेशन का काम भी हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो इम्प्लीकेशंस के पीछे जो है क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इन बैन का। एक तरफ इंडिया का जहाँ फायदा है वहीं दूसरी तरफ चाइना का नुकसान होना ही होना है। तो आपको ये पॉइंट्स जब आप आंसर लिखोगे तो वहाँ पर बहुत ढंग से आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आज के लिए कि व्हाट आर दी बेसिकली हर्डल्स इन दी चाइनीज ऐप कह लो, या आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट विल बी दी आउटकम या नेगेटिव्स ऑफ द बैन ऑफ चाइनीज ऐप्स, ठीक है। क्या उनका स्टेटस है और क्या उनका जो नुकसान होगा उनके वजह से, ठीक है, वो क्या होंगे, ठीक है, और क्या फायदे होंगे। तो आपको मुझे दो चीज बतानी है अपने क्वेश्चन में। पहला है हमारा एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ बैन ऑफ 54 चाइनीज एप्स, ओके। और हमारा दूसरा है इम्प्लीकेशंस, तो मैंने बता दिए तो दूसरा नहीं भी बताओगे आप तो चलेगा। एक काम करना आप इसमें आप ये लिख सकते हो कि हाउ फार डू यू अग्री, हाउ फार डू यू अग्री विद द बैन। आपको अपना आंसर एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है। कोशिश करेगा इसको लिखने की 200 वर्ड्स में, ठीक है। अगर हो सके तो बुलेट पॉइंट में अगर आप ड्राफ्ट भी समझा देंगे तो वो काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी न्यूज़ है वो हमारी टीम ने उठाई है बेसिकली कहाँ से, इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हिपोक्रेट, चरक एंड द ओथ ऑफ मेडिकल एथिक्स को। हुआ ये है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने सजेस्ट किया है मेडिकल कॉलेजेस को कि जो ट्रेडिशनल हिपोक्रेटिक ओथ आप लोग फॉलो करते आ रहे हो अब समय आ गया कि आप उसको रिप्लेस करो विद द चरक शपथ, ठीक है। और इसी के साथ जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें एक लुक लेना किन चीज़ों पर, हिपोक्रेट पे, चरक पे और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हिपोक्रेट था क्या। हिपोक्रेसी हम लोग इतना बोलते हैं, ये वर्ड हमारी जबान पे लगा रहता है, लेकिन आखिर इस वर्ड के पीछे का गुणत्व क्या है, कहाँ से आया, किससे आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिपोक्रेट्स कौन थे। हिपोक्रेट ओथ की अगर हम बात करें तो वो एट्रीब्यूट करती है टू द हिपोक्रेट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ कॉस, ठीक है, ऑफ ग्रीक फिजिशियन ऑफ द क्लासिकल पीरियड। तो ये जो है हमारे ग्रीक फिजिशियन थे ऑफ द क्लासिकल पीरियड का मतलब है यहाँ पे 4वीं से 5वीं शताब्दी या 4th to 5th सेंचुरी कह सकते हैं आप BC, अंटिल द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 323 BC, ठीक है। और ब्रॉडली करस्पॉन्ड किया जाता है इस पीरियड को फ्रॉम द डेथ ऑफ बुद्धा 486 BC टू द राइज ऑफ मौर्याज दैट इज 321 BC इन इंडिया। और अगर हम ग्रेट कंटेम्पररीज ऑफ हिपोक्रेट्स की बात करें तो वो थे एथियन फिलोसोफर प्लेटो, उनके टीचर सोक्रेट्स और प्लेटो के स्टूडेंट एलेक्जेंडर्स के ट्यूटर दैट इज द पॉलीमॉथ एरिस्टोटल, ठीक है। तो प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेट जो है वो इनके कंटेम्प्रेरी उसके नाम पर फिलोसोफर्स के तौर पर इन्हें हम बाकायदा देख सकते हैं। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आपको मुझे बताना है कि जो ये हिपोक्रेट थे, ठीक है, इनके रिगार्डिंग में प्लेटो को कौन सा वो कहा जाता था। प्लेटो वो हैज़ बीन रिगार्डेड एज फादर ऑफ विच ब्रांच, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है कि प्लेटो को हम किस ब्रांच का फादर कहते हैं, या सोक्रेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, इनका दूसरा नाम क्या था, ठीक है। तो ये ज़रा कोशिश करिएगा, दिमाग पे जोर डालने की, हो सकता है याद आ जाए। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ 3 मुद्दों की। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हम समझेंगे आखिर ये हिपोक्रेटिक ओथ क्या होती है। दूसरी चीज चरक ओथ के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स, और तीसरी चीज कि चरक और चरक संहिता को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी हमने सिंस हिपोक्रेट के बारे में पढ़ा तो हिपोक्रेटिक ओथ पर ही आ जाते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हिपोक्रेटिक ओथ है ये एक चार्टर है ऑफ फ्यू एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि फिजिशियंस काफ़ी समय से
स्वर्ण किए जा रहे हैं, अपनी ओथ में शपथ लिए जा रहे हैं उन प्रिंसिपल्स की, ठीक है, कि वो उनके तहत अपनी प्रैक्टिस को, अपने प्रोफेशन को अपहेल्ड करेंगे। ठीक। दूसरी चीज जो अर्लीस्ट अवेलेबल फ्रैगमेंट्स है कि व्हाट इज अंडरस्टूड टू बी द ओरिजिनल ओथ, दैट शुड डेट बैक टू द लेट 3rd century AD। ठीक है। और एक मिलेनियम ओल्ड वर्जन भी इसका अवेलेबल है इन द लाइब्रेरी ऑफ द होली सी, इसलिए इसे हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है। अब मुद्दा आता है कि क्यों हम हिपोक्रेटिक ओथ को छोड़ करके चरक ओथ पर या चरक शपथ पर जो है वो शिफ्ट करें। आपको पता होगा जब हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो उससे पहले हमें एक ओथ लेनी पड़ती है कि हम अपनी ड्यूटी को फुलफिल पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। ये और कुछ नहीं, ये वही उन्हीं ड्यूटीज़ की, उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है। ठीक है। चरक ओथ की बात करें तो देखिए यूनिवर्सली कहीं भी एक्सेप्टेड वर्जन नहीं है फिजिशियंस ओथ का। ठीक है। हर मेडिकल, इनफैक्ट बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स हैं दुनिया भर में जो कि सेरेमनी के टाइम पे ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर स्वेयर करते हैं टू ब्रॉड चार्टर ऑफ एथिक्स, जो कि समटाइम्स कई बार जो है वो कभी कभार कस्टमाइज्ड भी होते हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। यानी हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग वो भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सेम ओथ ही लेनी है। ठीक है। और ए वर्जन ऑफ फिजिशियंस कोड ऑफ एथिक जो है वो कॉमनली डिस्प्ले किया जाता है हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी इन मोस्ट प्लेसेस भारत में। ठीक है। अब हम आते हैं चरक और चरक संहिता पर। तो देखिए चरक संहिता जो है वो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, वो मेडिकल फार्माकोपिया है, वो कलेक्शन ऑफ कमेंट्रीज है, वो डिस्कशंस ऑन मेडिकल प्रैक्टिसेस है, जिसे डेट किया जाता है टू द 1st and 2nd centuries AD। तो अब आपको मुझे बताना है कि ये टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक है। ये एंशिएंट में आता है, ये मिडिवल में आता है, या ये मॉडर्न में आता है, और ये कौन सी एज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस कंपेंडियम ऑफ सुश्रुता, ठीक है, 4th century में सुश्रुता नाम जी ने भी अपना एक ग्रंथ दिया था, उसके बेसिस पर भी जो है देखा जाता है कि, और सुश्रुता जो है बेसिकली डील करता है विद दी सर्जरी थिंग। ठीक है। चरक संहिता को कंसीडर किया जाता है विथ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन मेडिसिन के तहत। ठीक है। तो जो इंडियन मेडिसिन के बारे में बात करता है वो चरक संहिता है, और जो सर्जरी के बारे में बात करता है वो सुश्रुता है। ठीक है। ऑल्सो इट इज एन इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग डिजीजेज जो कि रिजेंबल करती है दैट ऑफ हिपोक्रेट्स एंड गैलन को। ठीक है। जो कि लगभग कुछ समय पहले जो है ग्रीक्स में भी पाई जाती थी। अगर हम थ्योरी की बात करें या प्रैक्टिस की बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो आज की डेट में ब्रॉडली अनचेंज्ड हैं फ्रॉम दीज एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो ये हमारा चरक और चरक संहिता के बारे में कुछ जानकारी थी। हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में हमने सुना और चरक ओथ के बारे में भी हमने सुना। तो आपकी क्या राय है कि वाकई में जो है हमें अब चरक ओथ को अपनाना चाहिए, चरक शपथ की तरफ जाना चाहिए, या अभी भी हिपोक्रेटिक ओथ पर ही मेंटेन रहना चाहिए, या इट डजंट मैटर टू यू? ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है। मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है अबाउट ईरामट्टी डिबालू से, जो कि विशाखापट्टनम में है। सिटीजन्स ने अपने अपने साथ सब एक साथ मिल करके ये ठानी है कि वो प्रिजर्व करेंगे जियोलॉजिकल मार्वल ऑफ ईरामट्टी डिबालू, जो कि विशाखापट्टनम में, ये आप देख रहे हैं, ये इमेज है। ठीक है। और ये प्लेस जो है ये लोकेटेड है बिटवीन विशाखापट्टनम एंड भीमुनीपट्टनम। ठीक है। और ईरामट्टी डिबालू जो है ये रेयर रेड सैंड ड्यून्स होते हैं जो कि रिमाइंडर है ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के। उनकी जो टावरिंग है रेड सैंड ड्यून्स की, उनमें पैचेस मिलते हैं ऑफ ग्रीनरी जो कि मेंडरिंग मेज की तरह दिखते हैं। ऑल्सो जो इनकी विड्थ है ड्यून्स की वो रन करती है फ्रॉम 5 किलोमीटर्स अलॉन्ग द कोस्ट और वैरी करती है फ्रॉम 200 मीटर्स टू 2 किलोमीटर्स पर। इनको लिस्ट किया गया है अमंग दी 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स में। और ये किसकी साइट्स हैं? ये भारत की साइट्स हैं बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल फेनोमेनन के उससे भी इम्पॉर्टेंट है और प्लेस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर्मेशन की अगर इसके हम बात करें तो स्टडीज़ ऐसा हमें बताती हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये टेक्टोनिकली है, एक्टिव है बिटवीन 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 11,000 ईयर्स अगो तक।
जो सेडिमेंट्स हैं बेसिकली वो डिराइव हुए हैं फ्रॉम खॉन्डालाइट रॉक्स फ्रॉम द हिंटरलैंड ऑफ ईस्टर्न घाट्स। और जियोलॉजिकली ये रेड सैंड ड्यून्स जो हैं ये सेडिमेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिग्निफिकेंस रखते हैं। दे आर द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ न्यूमरस फैक्टर्स इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, सी लेवल वेरिएशंस, मॉनसूनर वेरिएबिलिटी, ठीक है। और एज अ रिजल्ट इनको ये सर्व करती हैं एज पेलियो एनवायरमेंट इंडिकेटर्स के तौर पर भी। तो ये था इनकी फॉर्मेशन और इनके बारे में कुछ जानकारी। प्रीलिम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी है सुप्रीम कोर्ट से जो कि आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ एग्जामिन किया है बल्कि कुछ कहा भी है। क्या कहा है तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट अभी देख रही है एलिगेशंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट जिसको हम कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है PMLA उसको समझ लेते हैं। तो PMLA देखिए 2002 के नाम से जाना जाता है, PMLA 2002 के नाम से ये जाना जाता है। ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो कि इनैक्ट किया गया था NDA गवर्नमेंट द्वारा टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। यानी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, किस केस में है, उसको तो देखती है, उसको प्रिवेंट करती है, बट उसके साथ साथ अगर कहीं भी पता चलता है कि ये यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसके द्वारा जो लाई गई प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें, उसको कॉन्फिस्केट भी करती है, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये इनैक्ट करती है इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट, ठीक है, टू कॉम्बैट द मेनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और PMLA और उसके जो रूल्स हैं वो नोटिफाई किए गए और वो आते हैं आ रहे हैं बेसिकली इन दी फोर्स है। कब से? जुलाई 1, 2005 से ये चालू हैं, ये कार्यरत हैं, ठीक है। और इस एक्ट को अमेंड किया गया था पहले, सबसे पहले 2005 में, फिर 2009 में और फाइनली 2012 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें देख रही है कि क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है PMLA का। तो देखिए PMLA का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरी चीज़ है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो जितनी भी प्रॉपर्टी उसको कॉन्फिस्केट करिए, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू डील विद एनी अदर इश्यूज कनेक्टेड विद दी मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। इश्यूज आ रहे हैं इसमें, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? सबसे पहले तो मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। तो PMLA जो है इसको ये इसको जो है पुल अप किया जा रहा है इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवन ऑर्डिनरी क्राइम्स में भी। दूसरी चीज़ है सीजिंग ऑफ असेट्स सीज किए जा रहे हैं, जेन्युइन विक्टिम्स जो हैं वो भी अटैच्ड हैं इसमें, ठीक है। और ED जो है वो इट कुड जस्ट वॉक इनटू एनीबडीज हाउस, जो कि गलत है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर इशू आ रहा है वो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स का। कई बार लोग एक दूसरों को ज़बरदस्ती दबाव डालकर जो है रेड मरवा देते हैं। तीसरी चीज़ ओपेसिटी ऑफ चार्जेस है। फिर इसके बाद आपका वेगनेस है ओवर दी एविडेंसेस। और नेक्स्ट है हमारा हैरासमेंट, ठीक है। एंड लास्टली है अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। PMLA इज फेसिंग द इशू ऑफ बीइंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी, क्योंकि जो इनका इनिशिएशन है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का बाय द ED, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो पोटेंशियल्स को कर्टेल करेंगे रिगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये इश्यूज हमें मिल रहे हैं कहाँ से? PMLA के से, ठीक है। अब ये है हमारा आपके लिए आज का क्वेश्चन। अगेन ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड मैंने दिया है। कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। मेंस पे मैंने आपको 2 एरियाज बता दिए जहां आप आंसर लिख सकते हैं, तो कोशिश करिएगा उसका ड्राफ्ट या फ्रेमवर्क हमें बताने की या आंसर लिखने की, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ लिखकर हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करिएगा आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.